हेलो एवरीवन, आज अपन देंगे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। इसके सबसे अपन स्टार्ट करने से पहले देख लें कि इसकी पीडीएफ है नोट्स के लिए, वो कहाँ पे अवेलेबल है। इसकी डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, उसको देख भी सकते हो। वहाँ में जो पीडीएफ है वो कंप्लीट वैक्सीन के, उसमें से आप नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वो देख सकते हो। इसमें अपन क्या क्या कवर करेंगे कि नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का शेड्यूल क्या होता है, पूरा कौन से टाइम पे कौन सी वैक्सीन देती है, उसके कौन कौन से बेनिफिशियरीज है। फिर अपन देखेंगे रूल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, कौन कौन से डिफरेंट टाइप के रूट है जो यूज़ करते हैं वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। फिर डिलेड इम्यूनाइजेशन क्या है कि यदि इम्यूनाइजेशन है, रूटीन इम्यूनाइजेशन डिले हो गया है तो उसको अपन कैसे कवर अप करेंगे, कैचअप कैसे करेंगे। फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू द वैक्सीन के, वैक्सीन डिफरेंट टाइप के वैक्सीन के लिए कौन कौन से कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। और फिर यदि डिजास्टर हो जाए या एपिडेमिक हो जाए उस टाइम अपन को वैक्सीन प्रोटोकॉल कौन सा होता है कि कौन सा वैक्सीन यूज करना चाहिए, कौन सा वैक्सीन यूज नहीं कर सकते, ये अपन 1 बाय 1 है जो इस कवर करेंगे। फिर अपन बात करें वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, इसमें कौन कौन से टाइम क्या है। उसमें सबसे पहले तो टाइम देखना है कि कौन कौन से टाइम पे जिस टाइम पे अपन और कौन कौन सी वैक्सीन उस टाइम पे दी जाती है, और टाइम पीरियड है ये भी फिक्स है, और कौन उस टाइम पीरियड पे कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती है ये भी फिक्स है। तो इसके बेनिफिशियरीज कौन कौन है एनआईएस की बात करें तो बर्थ टू 16 ईयर ओल्ड चाइल्ड के, बर्थ से लेके 16 साल तक के बच्चे में जो भी वैक्सीन लगते हैं वो सब के सब ठीक है किसके अंदर आते हैं, एनआईएस के अंदर आते हैं। प्लस प्रेग्नेंट वुमेन को जो भी वैक्सीन लगता है, टिटनेस का टीडी वैक्सीन लगता है, वो भी किसके अंदर आता है, एनआईएस के अंडर में आता है। फिर अपन शेड्यूल की बात करते हैं, शेड्यूल में टाइमिंग क्या है और उस टाइमिंग पे कौन कौन सा वैक्सीन यूज़ करते हैं। तो अपन ये बताना चाहिए कौन सी टाइमिंग पे कौन सा वैक्सीन यूज़ करते हैं। तो टाइमिंग क्या है, एट बर्थ भी यूज़ करते हैं, 6 वीक पे, 10 वीक पे और 14 वीक पे, ये तीनों यूज़ करते हैं। गैप कितना होना चाहिए बीच बीच में, 6 और 10 4 वीक का गैप हो गया, फिर 10 to 14 4 वीक का गैप हो सके। तो ये तीनों डोज देते हैं अपन, वो एक एक महीने के गैप में यूज करते हैं। फिर अपन कब यूज करते हैं, 9th कंप्लीटेड मंथ पे यूज करते हैं, फिर 16 to 24 मंथ्स पे, फिर 5 to 6 ईयर पे, और 10 और 16 ईयर कौन कौन से वैक्सीन अपन यूज करते हैं। तो एट बर्थ की बात करें तो एट बर्थ पे अपन कितनी यूज करते हैं वैक्सीन, 3 यूज करते हैं, एक बीसीजी, एक ओपीवी की 0 डोज और एक हेपेटाइटिस बी। तो बीसीजी का तो अपन एक ही वैक्सीन देते हैं बच्चों में, तो वो भी कब देते हैं, बर्थ के टाइम देते हैं। इसके बाद बीसीजी का वैक्सीन कोई भी बूस्टर या सेकंड टाइप थर्ड टाइप कभी भी यूज नहीं करना। तो कंप्लीट हो गया बीसीजी अपना। ओपीवी में यहाँ 0 डोज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ओपीवी ये काउंटेबल नहीं है, इसको अपन काउंट नहीं करते हैं, इसलिए अपन ओपीवी 0 डोज बोलते हैं। फिर अपन बात करें हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की, तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन अपन बर्थ के टाइम दे दिया। इसके बाद अपन किसमें इंक्लूड कर लेते हैं, पेंटावेलेंट में इंक्लूड कर लेते हैं, इंडिविजुअली अपन कभी नहीं देते। फिर पेंटावेलेंट में मिक्स करके अपन यूज करते हैं। फिर अपन बात करें 6 वीक पे, तो 6 वीक पे अपन वो वैक्सीन यूज करेंगे 6, 10 और 14 में, जिसमें पी मोस्ट कॉमनली आता है। तो ये अपन इसे याद रख सकते हैं कि पीपी वाले अपन 6, 10 और 14 पे यूज करते हैं। तो ओपी आ गया तो इसका फर्स्ट डोज हो गया। फिर पेंटावेलेंट का फर्स्ट डोज हो गया। पेंटावेलेंट मीन्स द 5 वैक्सीन का मिक्सर। 5 वैक्सीन कौन कौन सी होती है इसमें, एक डी हो गया, दूसरा पी हो गया, तीसरा टी हो गया, डीपीटी हो गया 3, चौथा कौन सा होगा, हेपेटाइटिस बी। जैसे अपन बात की हेपेटाइटिस बी की, बर्थ पे अपन इंडिविजुअल लेते हैं, उसके बाद इसको पेंटावेलेंट में इंक्लूड कर लेते। पांचवा कौन सा हो गया, एमोप्लस इन्फ्लुएंजा बी वैक्सीन। ये भी एक तरह से पांचवें टाइप 5 हो गया, तो कंप्लीट हो गया पेंटावेलेंट के 5 का मिक्सर हो गया। फिर अपन कौन सा देते, FIPV देते हैं, ठीक है, FIP आ गया, इसकी भी कौन सी डोज देते, फिक्स्ड डोज देते हैं कि फर्स्ट डोज यूज करते हैं। इसमें पहले क्या अपन आईपीवी यूज करते थे, अब इसमें अपना आगे क्या किया, एफ जोड़ दिया। एफ का मीन्स फ्रैक्शनेटेड आईपीवी, मीन्स जो भी आईपीवी की डोज थी उसका भी 5th पार्ट अपन यूज करते हैं FIPV में। और फिर पीसीबी की फर्स्ट डोज यूज हो गई, तो ये भी एक तरह से पी इसमें भी आ गया। फिर अपन एक यूज करते हैं रोटा वायरस के, पी को यदि अपन एक्सटेंड कर दे तो आर बन जाता है, तो रोटा वायरस वैक्सीन की फर्स्ट डोज यूज करते हैं अपन 6 वीक पे। तो 6 वीक पे अपन ने यूज कर लिया कि अपन ओवरऑल 5 नाम याद रख सकते हैं कि ओपीवी, रोटावायरस, पेंटावेलेंट, FIPV और पीसीवी, 5 टाइप की वैक्सीन देते हैं, जिसमें पेंटावेलेंट में भी इंडिविजुअल में भी 5 वैक्सीन आते हैं। फिर अपन बात करें 10 वीक पे, तो 10 वीक में अपन को ओपीवी की कंटिन्यू रखना, तो इसकी सेकंड डोज होगी, रोटावायरस को कंटिन्यू रखना, इसकी सेकंड डोज होगी, और पेंटावेलेंट को कंटिन्यू रखना, इसकी सेकंड डोज होगी। तो मैं रिमूव किसको कर लिया, इन दोनों को अपने को यहाँ पे यूज नहीं करना, किसको, FIPV प्लस पीसीवी वैक्सीन को। तो अपन ने यहाँ पे स्किप किया है, तो इनकी
सेकेंड डोज अपने यहाँ पे स्किप किए, तो अपन अब 14 वीक जाएंगे, तो 14 वीक पे अपन को जो भी अपने 6 वीक पे लिया था उसको अपन को रिपीट करना है। तो जैसे ओपीवी 3 वैक्सीन हो गया, रोटावायरस 3 वैक्सीन, पेंटावैलेंट 3 वैक्सीन, एफआईपीवी के अपने यूज नहीं किया था, इसकी सेकेंड डोज, और पीसीवी की सेकेंड डोज अपने यहाँ पे ये दोनों डोज यूज कर ली। कि एफआईपीवी पीसीवी अपने 10th वीक पे यूज नहीं किया था, 6 पे किया था, तो इसको 10th वीक पे अपन को 10th पे अपन को यूज नहीं करना है और 14 पे वापस यूज करना है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। फिर अपन 9th मंथ कंप्लीटेड मंथ में अपन कौन सी वैक्सीन यूज करेंगे, एमआर की फर्स्ट डोज प्लस जापानीज इंसेफेलाइटिस वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे ये डिजीज एंडेमिक है, उसकी भी फर्स्ट डोज होगी। और फिर पीसीवी का बूस्टर यूज करेंगे। पीसीवी की कितनी टोटल डोज होगी, 3 होगी। कब, पीसीवी 1 6 वीक पे, पीसीवी 2 14 वीक पे, और पीसीवी बूस्टर 9th कंप्लीटेड मंथ पे। और फिर अपन यूज करते एफआईपीवी की अपन कितनी डोज यूज करते, 3, फर्स्ट 6 वीक पे, सेकंड 14 वीक पे, थर्ड 9th मंथ कंप्लीटेड पे। फिर अपन बात करें विटामिन ई के, मीजल्स के साथ में अपन जब भी यूज करते हैं विटामिन ई की ड्रॉप्स यूज करते हैं। फिर अपन बात करें 16 to 24 पे, तो अपन यहाँ पे मीजल्स का अपन फर्स्ट दे दिया तो उसका सेकंड यूज कर लेंगे, जापानी इंसेफेलाइटिस का सेकंड डोज यूज कर लेंगे, और यहाँ पे अपन किसका बूस्टर यूज करेंगे, ओपीवी प्लस डीपीटी का बूस्टर। तो ओपीवी की अपन ने कब दिया था, ओपीवी बर्थ पे, 6 वीक पे, 10th वीक पे, 14 वीक पे, और 6 to 24 मंथ पे। और डीपीटी का अपन कब यूज किया था, डीपीटी अपन पेंटावेलेंट में यूज किया था 6, 10 और 14 वीक पे, प्लस अपन डीपीटी का बूस्टर फर्स्ट यूज करना है 16 to 24 मंथ पे। और डीपीटी का बूस्टर सेकंड यूज कब करेंगे अपन, 5 to 6 ईयर की एज में डीपीटी का सेकंड बूस्टर देंगे। और 10 ईयर की उम्र में कौन सा देंगे, टीडी 1 देंगे, और 16 ईयर में टीडी 2 देंगे। इसके बाद क्या होगा, हर 10 साल में अपन एक टीडी का बूस्टर यूज करेंगे, जो अपने एनआईएस में इंक्लूडेड नहीं है, पर हर 10 साल में बूस्टर यूज, जो भी अपने टीडी की वैक्सीन दी ये अपन को कब तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं, 10 साल तक। फिर अपने इम्यूनिटी को प्रॉपर वापस बैलेंस में लाने के लिए, मेंटेन रखने के लिए अपन को क्या आएगा, हर 10 साल में अपन को टीडी का बूस्टर यूज करना पड़ेगा। तो ये हो गया अपना पूरा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, जिसमें अपन को यह रखना, सबसे पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए कौन सा टाइमिंग है जिसमें अपन वैक्सीन यूज कर रहे हैं, और फिर उस टाइम पे में कौन कौन से टाइप के वैक्सीन दे रहे हैं। तो ये कंप्लीट याद होना चाहिए अपने को, कभी भी इसमें से क्वेश्चन आ सकता हो, शॉर्ट नोट्स आ सकता है। फिर अपन देखेंगे एफआईपीवी की रिगार्डिंग। एफआईपीवी को कब इंट्रोड्यूस किया था, थर्ड डोज को, पहले 2 डोज तो अपन 2016 में इंक्लूड किया गया था, और तीसरी डोज है उसको कब इंक्लूड किया गया, 2023 में, 1 जनवरी 2023 से थर्ड डोज यूज किया गया। तो 3 डोज है अपन ने देखा, फर्स्ट डोज कब देते हैं, 6 वीक पे, सेकंड 14 वीक पे, और थर्ड डोज कब देते हैं, 9th कंप्लीटेड मंथ पे। अब एट 6 और 14 वीक पे यूज करते हैं, वो कहाँ पे यूज करते हैं, 0.1 ml इंट्राडर्मल यूज करते हैं अपन, किसमें कहाँ करते हैं, पॉइंट, उसकी डोज कितनी 0.1 ml होती है। कहाँ यूज करते हैं, राइट अपर आर्म पे यूज करते हैं, राइट अपर आर्म पे यूज करते हैं। फिर 9th कंप्लीटेड मंथ पे अपन इसको कहाँ यूज करेंगे, क्योंकि एमआर वैक्सीन देते हैं। एमआर वैक्सीन कौन से रूट से देते हैं, सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं। कहाँ पे देते हैं, राइट अपर आर्म पे। तो उस कंडीशन में अपन इसको कहाँ यूज करेंगे, इंट्राडर्मली लेफ्ट अपर आर्म पे। के फर्स्ट 2 डोज है वो राइट आर्म में यूज करेंगे, और थर्ड डोज है वो कहाँ यूज करेंगे अपन, फर्स्ट एंड सेकंड अपन राइट आर्म में, और थर्ड डोज कहाँ यूज करेंगे, लेफ्ट आर्म पे यूज करेंगे। तो ये अपन को याद रखना है। फिर हम बात करें विटामिन ए ड्रॉप्स की, कि विटामिन ए ड्रॉप्स की क्या होता है, इसमें डोज क्या होती है, अप टू, अपनी विटामिन ए डोज की बात करें अपन तो इसमें एज के अकॉर्डिंग दी जाती है। जैसे ओरल डोज की बात करें विटामिन ए की, ओरल डोज की, तो अप टू 1 ईयर तक, लेस देन 1 ईयर तक अपन इसकी डोज कितने करेंगे, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट यूज करते हैं। और मोर देन 1 ईयर या 1 ईयर है तो उस कंडीशन में अपन कितने यूज करेंगे, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट यूज करते हैं। जैसे अपन बात करें 9th कंप्लीटेड मंथ है तो एज है वो लेस देन 1 ईयर है, तो कितना अपने यूज करेंगे, 1 ml या 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट करेंगे। उसके बाद हर 6 मंथ में टिल द 5 ईयर ऑफ एज अपन कितने यूज करेंगे,
2 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर डोज अपन यूज करेंगे, इसमें यूज करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ विटामिन ए की डोजेज कितनी होगी? एक तो क्या अपन ने 6 मंथ में दे दिया, एक साल के अंदर अंदर अपन ने एक डोज यूज किया, उसके बाद 5 साल तक अपने हर 6 महीने में एक डोज यूज की, तो टोटल डोज कितनी हो गई? 8 + 1 टोटल 9 डोज हो गई। और अपन बात करें कि टोटल अपने विटामिन ए कितना दिया कि अपन ने 8 डोज दी, वो 1 साल से बड़ा बच्चा उम्र थी तब दी, तो हर 2 लाख इंटरनेशनल, तो 8 × 2 16 हो गया। और अपन 1 साल से छोटा बच्चा था तब अपने कितनी डोज यूज की थी? 1 की थी, वो कितनी होगी? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, क्योंकि 1 साल से छोटा था। 16 + 1 टोटल कितना हो गया? 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट डोज। ये अपना टोटल विटामिन ए की कितनी नंबर ऑफ डोजेज कितनी होगी? 9 डोजेज। के टोटल नंबर ऑफ विटामिन ए अपन ने कितना यूज किया? 7 लाख इंटरनेशनल यूनिट। फिर अपन बात करेंगे रूट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, के रूट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन क्या है इसका, कौन सी रूट से देते? तो अपन ओरली बात करेंगे, फिर अपन इंट्राडर्मली बात करेंगे, फिर सबक्यूटेनियस रूट से कौन कौन से वैक्सीन देते हैं, फिर अपन बात करेंगे IM रूट से अपन कौन कौन से वैक्सीन देते हैं। तो अपन बात करें सबसे पहले OPV और रोटावायरस, ये दोनों कौन सी रूट से यूज करते हैं? अपन ओरल डोज देते हैं इसमें। OPV की दो ड्रॉप देते, मतलब अपन जैसे वो पहले आता था, लोगन आता था कि 2 बूंद जिंदगी की, तो अपन OPV में कितने देते? 2 बूंद देते हैं। और रोटावायरस में कितने देते? 5 ड्रॉप, मतलब 5 बूंद यूज करते हैं अपन। फिर अपन बात करें इंट्राडर्मल की, ID रूट की, तो ID में अपन कितना डोज यूज करते हैं? 0.1 ml, 0.1 ml। अपने बात की थी एंगल कितना होता है? 10 to 15 डिग्री एंगल का यूज करते हैं। इसमें कौन कौन सी हो गई? एक BCG हो गई, एक FIPV, 1/5 ऑफ द फुल डोज ऑफ द IPV। कि IPV की फुल डोज की 1/5 डोज है, उसको अपन बोलते हैं FIPV, मीन्स द फ्रैक्शनेटेड IPV। अब BCG की बात करें तो BCG की डोज कितनी होती है? 0.05 ml, ठीक है, अप टू 1 साल 1 महीने तक के बच्चे को यूज करते। BCG कब यूज करते? एट बर्थ पे। मान लो अपने मिस कर दी तो अप टू 1 मंथ तक अपन यूज करते हैं, तो कितनी डोज यूज करेंगे? 0.05 ml। और आफ्टर 1 मंथ टू टिल 1 ईयर तक यूज करते, तो उसमें अपन कितनी यूज करते हैं? 0.1 ml। उसमें कौन सी साइट है? लेफ्ट अपर आर्म पे यूज करते हैं। फिर अपन बात करें FIPV की, तो कितना डोज यूज करते हैं? 0.1 ml। कौन सी साइट है? राइट अपर आर्म। कितने डोज? फर्स्ट एंड प्लस सेकेंड में राइट अपर आर्म पे देते हैं। थर्ड यूज कब करते हैं? थर्ड लेफ्ट अपर आर्म पे यूज करते हैं, क्योंकि थर्ड डोज के टाइम पे, थर्ड डोज अपन कब देते हैं? 9th मंथ पे। और 9th मंथ पे अपन कौन सी यूज करते हैं? MR वैक्सीन यूज भी करते साथ में। तो उस टाइम MR वैक्सीन को कहाँ पे देते हैं अपन? राइट अपर आर्म पे। कौन सी रूट के थ्रू? सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू। तो फिर अपन को FIPV लेफ्ट अपर आर्म पे देना पड़ता है इंट्राडर्मल रूट से। फिर अपन बात करें सबक्यूटेनियस, तो सबक्यूटेनियस की डोज कितनी थी? 0.5 ml। एंगल कितना होता? 45 डिग्री। इसके कौन से एग्जांपल है? दो, एक MR, एक जापानीज इंसेफेलाइटिस। ये MR होता है 9 मिनट कंप्लीटेड पे देते हैं, और राइट अपर आर्म पे देते हैं। और जापानीज इंसेफेलाइटिस होता है वो कहाँ पे दिया? सिर्फ एंडेमिक एरिया में यूज किया जाता है, और ये कहाँ पे देते हैं? लेफ्ट अपर आर्म पे यूज करते हैं। फिर अपन बात करें इंट्रामस्कुलर की, इंट्रामस्कुलर में जो T सीरीज वैक्सीन है वो सब के सब इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू देते, जैसे हेपेटाइटिस बी हो गया, पेंटावेलेंट हो गया, DPT हो गया। DPT की फर्स्ट बूस्टर डोज हो गई जब वो अपन 9th मंथ पे, कि DPT की फर्स्ट बूस्टर वो अपन कब यूज करते हैं? 16 to 24 मंथ पे यूज करते हैं। तो ये सब अपन T सीरीज वैक्सीन हो गए, ये सब कहाँ देते हैं अपन? एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द लेफ्ट थाई, ठीक है। तो अपने T सीरीज कहाँ दिया? लेफ्ट थाई पे। तो अपन PCV कहाँ देंगे? PCV कहाँ पे देंगे? एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द राइट थाई में। क्या अपन एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द राइट थाई में यूज कौन सा करेंगे? PCV करेंगे। ये कौन से है? सब है इंट्रामस्कुलर रूट की वैक्सीन है सब, जिसका अपना ये हो गया अपना रूट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। कि अपन ने इसमें इसलिए ये साथ में पढ़ा ताकि अपन को ये याद रहे कि जैसे अपन बात करें सबक्यूटेनियस रूट, सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू जो भी दिया जाते हैं वैक्सीन, उसकी डोज क्या होती है? 0.5 ml। इंट्रामस्कुलर के रूट के थ्रू जो भी डोज वैक्सीन दी जाती है उसकी डोज क्या होती है? 0.5 ml। इंट्राडर्मल की बात करें तो इसमें 0.1 ml होती है। तो अपन को इससे अपन को डोज है इंडिविजुअल पर्टिकुलर वैक्सीन के, वो याद करने में दिक्कत नहीं होगी, अपन रूट के अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं। फिर अपन बात करें नेक्स्ट BCG वैक्सीन के रिगार्डिंग, के वेरी इंपॉर्टेंट BCG वैक्सीन की रिगार्डिंग हमको इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए। ये भी एक शॉर्ट नोट्स आ सकता है, प्लस इसमें से भी MCQ आ सकते हैं कि BCG का स्कार होता है वो कब बनना स्टार्ट होता है?
8 to 12 वीक पे स्कार बन जाता है, ठीक है। फिर अपन बात करें, इसको अपन राइट आर्म पे भी यूज कर सकते हैं, इंट्राडर्मल यूज करते हैं, तो लेफ्ट आर्म पे क्यों कर सकते हैं, टू टेक फॉर द यूनिफॉर्मिटी इन द कंट्री फॉर द प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, कि यूनिफॉर्म आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है, इसका मतलब स्कार बन जाता है, तो एक तरह से सबको सब हर इंडिविजुअल कंट्री के अंदर हर इंडिविजुअल में बीसीजी वैक्सीन चेक करना है, तो अपन क्या करते हैं, लेफ्ट अपर आर्म पे स्कार चेक करते हैं, उस यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, इसलिए अपन ने बीसीजी वैक्सीन है वो हर टाइम लेफ्ट आर्म पे यूज करते हैं, लेफ्ट अपर आर्म पे। बीसीजी वैक्सीन का क्या रोल होता है, वैक्सीन ऑफर नो प्रोटेक्शन फ्रॉम द पल्मोनरी टीबी, तो इसका क्या रोल है, अपन क्यों लेते हैं, इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, इसलिए मैंने इसको हरे कलर से दिखाया कि इसका इंडिकेशन क्या है और इसका रोल नहीं है, तो वो एक तरह से रेड कलर हो गया। इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी या टीबी सीवियरिटी है, हम सीवियरिटी की बात करें उसको ये रिड्यूस कर देता है बीसीजी वैक्सीन, या जैसे डिसएमिनेटेड फॉर्म ऑफ द टीबी है मिलियरी टीबी, उस फॉर्म टीबी को टीबी हो जाता है तो टीबी को सीवियरिटी फॉर्म में चेंज होने से प्रिवेंट करता है, ठीक है। नॉट नेसेसरी फॉर द बीसीजी स्कार टू बी प्रेजेंट एंड एब्सेंस ऑफ द बीसीजी स्कार डज नॉट मीन द रीवैक्सीनेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बीसीजी वैक्सीन स्कार है वो हर किसी में प्रेजेंट भी हो ये नेसेसरी नहीं है, और यदि एब्सेंट है किसी में जिसने बीसीजी का वैक्सीन लिया और स्कार एब्सेंट है तो उसको रीवैक्सीनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर अपन इसमें बात करें डायरेक्ट बीसीजी और एक इनडायरेक्ट बीसीजी होता है। डायरेक्ट बीसीजी मींस यदि आपने अपन को बीसीजी कब यूज करते हैं अपन एट बर्थ पे, तो अपन उसको डिलेड इम्यूनाइजेशन की बात करें तो उसको अपन कब तक यूज कर सकते हैं, 1 साल तक अपन बीसीजी वैक्सीन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्ट बीसीजी वैक्सीनेशन। और यदि अपन 1 साल तक यूज करते हैं तो उसमें अपन को ट्यूबरकुलिन टेस्ट, ठीक है, ठीक, ट्यूबरकुलिन इसकी टेस्ट टीएसटी, इसकी अपन को रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यदि अपन 1 साल के बाद यदि अपन यूज कर रहे हैं वैक्सीन, बीसीजी का वैक्सीन दे रहे हैं, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं इनडायरेक्ट बीसीजी वैक्सीन, और इस कंडीशन में अपन को ट्यूबरकुलिन टेस्ट पहले यूज करना होता है, इसको कंफर्म रिजल्ट देखना पड़ता है, यदि कंफर्म है कि नहीं है उसके बाद ही अपन बीसीजी वैक्सीन यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते अपन डिसाइड करेंगे। तो ये हो गया अपना इनडायरेक्ट बीसीजी। फिर अपन बात करेंगे, अपन ने बोला कि वैक्सीनेशन में अपन बेनिफिशियरी कौन है, बर्थ टू 16 ईयर ओल्ड तक का चाइल्ड प्लस प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन को भी अपन इसमें इंक्लूड करते थे। तो अब प्रेग्नेंट वुमेन में कैसे अपन बात करेंगे कि प्रेमी ग्रेविडा है कि फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है, एक तो ये कंडीशन हो सकती है, या मल्टी विथ द लास्ट चाइल्ड मोर देन 3 ईयर एगो, कि उसको लास्ट चाइल्ड है उसको हुए और अभी की प्रेगनेंसी के बीच में 3 साल से ज्यादा समय का गैप हो चुका, ये 2 कंडीशन है। इस दोनों कंडीशन में अपन क्या यूज करेंगे, 2 डोज ऑफ टीडी वैक्सीन, टीडी वैक्सीन की 2 डोज यूज, अपन को 2 डोज यूज करनी है। फर्स्ट कब, TD1 एज सुन एज पॉसिबल, और सेकंड TD2 कब, 4 वीक आफ्टर द या 28 डेज लेटर, एक पहले डोज के 28 दिन के गैप के बाद सेकंड डोज लेनी है, ठीक है। आज के लिए आ गया कि टीडी एपी कंपोनेंट में इसमें ऐड कर दिया गया कि अपन दोनों डोज में से एक डोज टीडी एपी के लिए, ताकि एसेल्युलर पर्टूसिस है उसको अपन न्यूबॉर्न है उसमें एसेल्युलर पर्टूसिस के अगेंस्ट भी बच्चे में अपन उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके, कि प्रोटूसिस उनको ना हो या वूपिंग कफ को से बचाने के लिए बच्चे को अपन एपी कंपोनेंट है वो भी इसमें ऐड कर दिया गया। दोनों डोज में से एक टीडी एपी यूज करते हैं, दूसरा टीडी यूज करते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या है अपने पास, पहली कंडीशन तो ये हो गई, दूसरी कंडीशन मल्टीग्रेविडा है विद लास्ट चाइल्ड बर्थ लेस देन 3 ईयर एगो, जो अपने लास्ट बच्चा हुआ था और अभी की प्रेगनेंसी उसके बीच में गैप है वो लेस देन 3 ईयर का है। उस कंडीशन में अपन को सिर्फ और सिर्फ टीडी बूस्टर का यूज करना है। कब यूज करना है, अराउंड द 7th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी में सिर्फ और सिर्फ टीडी बूस्टर का यूज अपन को करना है। फिर अपन देखें डिलेड इम्यूनाइजेशन के, इसमें क्या कंडीशन हो सकती है कि इम्यूनाइजेशन है वो अपना आपने टाइमिंग पे जो आपने देखा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल उसको फॉलो नहीं कर पाए, डिले हो गए हैं, उस कंडीशन में भी आपको इम्यूनाइजेशन जरूरी है। ऐसा नहीं कि डिले हो गया तो अब उस वैक्सीनेशन को स्किप ही कर देना है, तो कुछ टाइम पीरियड होता है उस टाइम तक आप उसका यूज कर सकते हो। जैसे अपन बात करें टिल द 15 डेज तक अपन कौन सा वैक्सीन यूज कर सकते हैं, ओपीवी का बर्थ डोज अपन यूज कर सकते हैं। ओपीवी अपन ने 0 दिया था ना, ओपीवी 0, उसका यूज अपन कब से कर सकते हैं, 15 दिन तक कर सकते हैं। फिर है टिल द 24 आवर तक किसका यूज कर सकते हैं, हेपेटाइटिस बी, जो अपन बर्थ पे यूज कर सकते हैं उसका 24 ईयर तक और 24 आवर्स तक अपन
यूज कर सकते। फिर अप टू 1 ईयर BCG का यूज कर सकते, कि मीन्स बच्चे का बर्थ हुआ, उसको अपन को 3 वैक्सीन देने थे, अपन ने तीनों मिस कर दिए। उस कंडीशन में अब तीनों वैक्सीन को अपन कितने टाइम के अंदर अंदर अपन कंप्लीट कर सकते हैं, तो 15 दिन के अंदर अंदर OPV का वैक्सीन देना पड़ेगा, 24 घंटे के अंदर अंदर उसको BCG का कि मैं हेपेटाइटिस B का वैक्सीन देना पड़ेगा, और 1 साल तक अपन उसको BCG का वैक्सीन दे सकते हैं। तो अपनी बात कर ली कि तो बच्चा जब जन्मा तो उसको सबसे पहले डोज लगना चाहिए 3, वो यदि तीनों मिस कर देते तो उसको कितने टाइम के अंदर कंप्लीट करना चाहिए। फिर है कि और कौन कौन से वैक्सीन है जिसको अप टू 1 ईयर तक यूज कर सकते हैं, तो रोटा वायरस वैक्सीन है जिसको अपन 6, 10 और 14 वीक पे यूज कर सकते हैं। यदि वो अपन मिस कर देते हैं तो अप टू 1 ईयर तक अब इसका कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। फिर अपन पेंटावेलेंट की बात करें तो पेंटावेलेंट भी 6, 10, 14 पे यूज कर सकते हैं, तो इसको भी अपन मिस कर दे तो 1 साल तक यूज कर सकते हैं। फिर FIPV उसको अपन कब यूज करते हैं, 6 and 14 वीक पे, प्लस FIPV 3 की डोज, 3 डोज है वो कब लेते हैं, 3rd डोज 9th मंथ, उसको भी अपन 1 साल तक यूज कर सकते हैं। फिर PCV की बात करें तो PCV वैक्सीन अपन कब लेते हैं, 6 वीक पे फर्स्ट डोज, 14 वीक पे सेकंड डोज और बूस्टर डोज 9th मंथ पे। यदि ये भी मिस कर दे अपन तो उसको 1 साल तक अपन कंप्लीट कर सकते हैं। फिर अपन हेपेटाइटिस B की बात करें इंडिविजुअली कि आपने मिस कर दिया, इसको वैक्सीन अलोन कैन बी गिवन टिल द 1 ईयर, के वैक्सीन को अकेले पेंटावेलेंट के साथ ये यदि मिस कर दिया अकेले भी अपन हेपेटाइटिस B का 1 साल तक यूज कर सकते हैं। फिर अपन बात करें अप टू 5 ईयर तक वैक्सीन कौन सा यूज कर सकते हैं, OPV। यदि अपन OPV मिस किया है तो 5 साल तक के बच्चे को OPV अपन यूज कर सकते हैं। मीजल्स वैक्सीन अपन कब यूज करते हैं, 9वें महीने पे, तो इसको अपन 9वें महीने मिस कर दिया तो अपन 5 साल तक अपन इसको दे सकते हैं। विटामिन A की डोज मीजल्स के साथ है तो इसको भी यदि मिस कर दिया तो 5 साल के बच्चे तक दे सकते हैं। प्लस मीजल्स अपन को सिर्फ MR वैक्सीन है या मीजल्स इंडिविजुअली भी देना है तो वो भी अपन 5 साल तक यूज कर सकते हैं। फिर है अप टू 7 ईयर तक कौन सा यूज कर सकते हैं, DPT बूस्टर यूज अपन कर सकते हैं। कब तक, 7 ईयर तक। नॉर्मली अपन कब देते हैं DPT बूस्टर, 16 और 24 मंथ में, और दूसरे DPT बूस्टर कब देते हैं, 5 ईयर पे। ये दोनों कंडीशन मिस हो जाए तो अप टू 7 ईयर तक यूज कर सकते हैं। फिर अपन बात करें जापानी इंसेफेलाइटिस, ये अपन यूज कर सकते हैं 9th मंथ पे और 16 to 24 मंथ पे। यदि यहाँ स्किप हो जाए तो इसको अपन 15 साल तक की उम्र तक जापानी इंसेफेलाइटिस का यूज कर सकते हैं। फिर है कौन सा वैक्सीन है जिसको लाइफ लॉन्ग अपन को लेना है, वो TD है। मिस हो जाए तो आपको उसी टाइम जाके 10 साल में, हर 10 साल में बूस्टर लेना है। यदि बूस्टर आप मिस कर दो तो आप कभी भी जब समय मिले आप जाके बूस्टर लो, फिर हर 10 साल में आपको रिपीट करना है। फिर अपन बात करें नेक्स्ट है कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू द वैक्सीन के। वैक्सीन है उसमें कौन सी कंडीशन है जिसमें अपन वैक्सीन का यूज नहीं कर सकते, तो ऑल वैक्सीन आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड वेदर लाइव और किल्ड। तो कौन सी कंडीशन ऐसी कि प्रीवियस द एनाफाइलेटिक रिएक्शन, कि आपने वैक्सीन यूज किया था उस वजह से एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो गई थी, तो आपको सब वैक्सीन है कौन से टाइप का सब स्किप करना। क्योंकि एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन वो एक तरह से डेंजर रिएक्शन है जिससे बच्चे की डेथ भी हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन है, तो उस कंडीशन में आपको वैक्सीन को अवॉइड करना है। फिर अपन बात करें लाइव वैक्सीन आर कॉन्ट्रा इंडिकेट। लाइव वैक्सीन कब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, प्रेगनेंसी में यूज नहीं कर सकते, यदि को रेडिएशन थेरेपी चल रही है, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, उस समय यूज नहीं कर सकते, या सीवियर सिम्टोमेटिक इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज है, जैसे HIV है किसी को, उसमें सिम्टम प्रेजेंट है, उस कंडीशन में अपन लाइव वैक्सीन को अवॉइड कर सकते हैं। इन केस ऑफ द कोल्ड और डायरिया, यदि बच्चे को कोल्ड हो रखा है, कॉमन कोल्ड, या बच्चे को डायरिया हो रखा है, उस कंडीशन में सभी वैक्सीन अपन यूज कर सकते हैं, कोई भी वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं होता है। फिर अपन प्रेगनेंसी में बात करें, ऑल लाइव वैक्सीन आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड एक्सेप्ट द येलो फीवर। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेगनेंसी में अपन सभी लाइव वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, एक ही वैक्सीन यूज कर सकते हैं, वो येलो फीवर। इन इंडिया द येलो फीवर वैक्सीन इज नॉट यूज ड्यू टू द रिक्वायर्ड स्टोरेज टेम्परेचर। जो रिक्वायर्ड स्टोरेज टेम्परेचर वो प्रॉपर नहीं है, वो यूजली यूज कर सकते हैं। प्लस अपने जो भी येलो फीवर का पॉजिटिव एजेंट है वो अपने एनवायरमेंट, अपनी कंट्री के एनवायरमेंट में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं एक्जोटिक डिजीज, तो इसलिए भी अपन येलो फीवर का वैक्सीनेशन यूज नहीं करते। तो येलो फीवर अपन कब करते हैं, जब भी अपन को इंटरनेशनल ट्रिप करना हो, यदि किसी अनदर कंट्री में जाना हो, अदर कंट्री में जाना हो, जहाँ पे जैसे बात करें अपन साउथ अमेरिका होगी, साउथ अफ्रीका होगी, वहाँ पे क्या है, येलो फीवर है, वो डिजीज है, वो बहुत मोस्ट कॉमन एंडेमिक है, वहाँ पे मोस्ट प्रिवेलेंट है। उस कंडीशन में अपन को वहाँ जाने के लिए, अपन को ट्रेवलिंग करने के लिए सर्टिफिकेट की रिक्वायर्ड होती है। उस सर्टिफिकेट के लिए अपन को येलो फीवर का इम्यूनाइजेशन जरूरत पड़ती है।
फिर अपन बात करें नेक्स्ट फीवर की, ऑल वैक्सीन आर गिवन वाइल्ड माइल्ड टू मॉडरेट फीवर एक्सेप्ट द टाइफॉइड वैक्सीन। टाइफॉइड वैक्सीन को अपन को नहीं यूज करना फीवर के टाइम में, बाकी सब वैक्सीन को दे सकते हैं। यदि एसिम्टोमेटिक HIV है तो नन आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, कोई भी वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। कब? जब भी HIV है वो एसिम्टोमेटिक है। ठीक है, तो ये अपना हो गया मोस्ट अपन ने कि वैक्सीन कब कब, कौन सा वैक्सीन कब यूज कर सकते हैं, कब यूज नहीं कर सकते, ये अपन ने देख लिया। तो अब देखेंगे यदि सिम्टोमेटिक HIV पेशेंट है उस कंडीशन में क्या करेंगे, एडल्ट है तो ऑल लाइव वैक्सीन आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड एक्सेप्ट द मीजल्स, MR और वेरिसेला। ये वैक्सीन को छोड़ के बाकी सब वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अपन न्यूबॉर्न की बात करें तो ऑल लाइव वैक्सीन आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड एक्सेप्ट द मीजल्स, OPV प्लस हेपेटाइटिस बी की टीबी है वो एंडेमिक है इंडिया में, एंडेमिक एरिया, एंडेमिक माना जाता है टीबी में। तो एक तरह से ये तीनों है वैक्सीन है वो बच्चे को कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, बाकी सब कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। फिर अपन बात करें प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिजीज है ये बच्चे में, तो DPT है तो इसको अपन इसका साइड इफेक्ट मोस्ट न्यूरोलॉजिकल है डिजीज है, तो इसको अपन पर्टिशियस कंपोनेंट की वजह से तो इसको अपन कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं यूज करते हैं। ठीक है, फिर अपन बात करें फॉर चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम द सेरिब्रल पाल्सी। सेरिब्रल पाल्सी एक तरह से कौन सी डिजीज है, नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो DPT इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ द सेरिब्रल पाल्सी। यदि और इसके अलावा कोई और प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिजीज है तो उस प्रोग्रेशन में इसका साइड इफेक्ट वो ऐड हो जाता है DPT का, और वो डिजीज और ज्यादा सीवियर फॉर्म में चला जाता है। फिर अपन नेक्स्ट बात करें DPT कैन बी गिवन टू पीपल हु हैव कन्वर्जन कंट्रोल बाय द एंटी एपिलेप्टिक। जिसको कन्वर्जन उसमें DPT कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं, उसमें अपन कन्वर्जन को एंटी एपिलेप्टिक ड्रग से कंट्रोल कर सकते हैं। तो DPT अपन देखा कि प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर उसमें सिर्फ कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, यदि सेरिब्रल पाल्सी या उसको कन्वर्जन है इस कंडीशन में DPT कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। फिर बात करें इम्यूनोसप्रेशन प्लस कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी पे, तो ऑल लाइव वैक्सीन आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ठीक है, और एग एलर्जी है इस कंडीशन में दो वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, कौन कौन से, येलो फीवर और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और येलो फीवर ये दोनों इस कंडीशन में ये दोनों कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। कब? जब आपको एग से एलर्जी हो। तो अपन को ये पता चल गया कि एग, कोई एग है खाता उससे एलर्जी, तो दो वैक्सीन उसको हम यूज नहीं कर सकते, इन्फ्लुएंजा प्लस येलो फीवर। फिर अपन बात करें वैक्सीन प्रोटोकॉल ड्यूरिंग ए डिजास्टर और एपिडेमिक। डिजास्टर और एपिडेमिक के टाइम में अपन कौन कौन से वैक्सीन प्रोटोकॉल होता है, क्या क्या यूज कर सकते हैं। ऑल वैक्सीन आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड एक्सेप्ट द मीजल वैक्सीन। अपन बात करें विक्टिम की, ठीक है। अब यहाँ पे डिजास्टर या एपिडेमिक आए तो वहाँ पे कैंडिडेट जैसे विक्टिम हो गया, हेल्थ केयर वर्कर हो गया, तो इनमें हर किसी में अलग अलग क्राइटेरिया होता है वैक्सीन देने का। तो विक्टिम की बात करें सबसे पहले, तो इसमें सब लाइव वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, ऑल वैक्सीन लाइव किल्ड सब टाइप के, ठीक है। पर सिर्फ और सिर्फ मीजल्स वैक्सीन को छोड़ के मीजल्स वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होते यदि अपन इसका वैक्सीन विथ इन द 3 days ऑफ द एक्सपोजर, कि एक्सपोजर हुआ उसके 3 दिन के अंदर अंदर यदि अपन इसका यूज कर लेते हैं तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है। 3 दिन हो गए, यदि आज मान लो आउटब्रेक हुआ है, डिजास्टर है, एपिडेमिक है, 3 दिन के अंदर अंदर यूज करते हैं, 3 दिन का टाइम निकल गया उसके बाद अपन इसको भी यूज नहीं कर सकते, फिर तो सब वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो जाएंगे। और पोस्ट डिजास्टर की बात करें तो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन कौन सा होता है, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ठीक है। मोस्ट कॉमन कौन सा है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ठीक है। फिर अपन बात करें टाइफॉइड एंड कोलेरा वैक्सीन आर नॉट गिवन टू ऑल, किसी को भी टाइफॉइड और कोलेरा वैक्सीन नहीं देना चाहिए, क्यों, एज टाइम नीडेड टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडी इज मच लार्जर देन द नेचुरल इंक्यूबेशन पीरियड। कि क्या होता है कि जितना इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है उससे भी ज़्यादा समय लगता है एंटीबॉडी प्रोड्यूस होने में, तो इसका फिर वैक्सीन का यूज़ नहीं है कि आपको जैसे इंक्यूबेशन पीरियड हो गया तो आपको डिजीज हो जाएगा, फिर उस वैक्सीन का क्या रोल आपके शरीर में। तो अपन मीजल्स इसलिए देते हैं कि मीजल्स के जो वैक्सीन दिया, जैसे अपन विथ इन 3 days वैक्सीन दिया एक्सपोजर को, तो इसका जो एंटीबॉडी बनती है वो कितने टाइम में बनती है, 7 to 10 days में, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना था, 10 to 14 days। क्या डिजीज होगा उसको 10 से 14 दिन लगेंगे एक्सपोजर होने के बाद, पर आपको उससे पहले एंटीबॉडी आपके शरीर में फॉर्मेशन हो जाएगा, तो आपको डिजीज होने से वो प्रिवेंट कर सकती है। इसलिए अपन सिर्फ विक्टिम पेशेंट होते हैं उसको मीजल्स वैक्सीन का यूज करते हैं, डिजास्टर के विक्टिम होते हैं पैसे, ठीक है। और
बाकी सब टाइफाइड और कोलेरा अपन अवॉइड करते क्योंकि उनका एंटीबॉडी प्रोडक्शन का टाइम है वो इंक्यूबेशन पीरियड से भी ज़्यादा समय लगता है उसमें। ठीक है, फिर अपन बात करें फॉर द हेल्थ वर्कर, हेल्थ प्रोफेशनल, उनमें कौन कौन से वैक्सीन यूज़ करेंगे, अपने बात की टू द विक्टिम के लिए, इसमें अपन टाइफाइड, ठीक है, सभी वैक्सीन यूज़ कर सकते हैं, टाइफाइड, कोलेरा, हेपेटाइटिस और टिटनेस, सभी वैक्सीन अपन इसमें यूज़ कर सकते हैं, एक्सेप्ट द कौन सा वैक्सीन यूज़ नहीं कर सकते, मीजल्स वैक्सीन को अवॉइड करना है। फिर अपन बात करें एपिडेमिक है तो आउटब्रेक ऑफ द पोलियो हुआ है तो ओपीवी गिवन एटलीस्ट टू द 500 चिल्ड्रन, वेरी इंपॉर्टेंट, कितने बच्चों को प्रोवाइड होना चाहिए, 500 बच्चों को इन द विन सिटी जहाँ पे हुआ है। इन केस ऑफ द आउटब्रेक आईपीवी इज नॉट गिवन एज इट इज प्रेसिपिटेट द पैरालिसिस, तो अपन को जैसे अपन ओपीवी आउटब्रेक की बात करें, पोलियो की आउटब्रेक की बात करें तो ओपीवी वैक्सीन यूज करना है, आईपीवी को अपन को अवॉइड करना है, ओपीवी भी यूज करना है कितने बच्चों में, मिनिमम टू मिनिमम 500 बच्चों में आपको ओपीवी वैक्सीन देना ही देना है।